हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है, आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और फाइनली हम लोग आज फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 2 विच इज मनी एंड बैंकिंग। और ये यूनिट सबसे सिंपलेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट है और बहुत आसानी से आप इस यूनिट को समझ लेंगे। तो चलिए, इन की पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए फटाफट से अपना रजिस्टर और पेन ले आइए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो बच्चों, यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग, विच मीन्स कि जो यूनिट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट डिस्क्राइब करता है पूरी तरीके से मनी को, तो दूसरा पार्ट डिस्क्राइब करता है हमारे बैंकिंग सिस्टम को। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इसके पार्ट 1 यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा मनी से, जहां पर हम पढ़ेंगे कि मनी क्या है, पहले क्या थी, अब क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उन सभी एस्पेक्ट्स को हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। सो बच्चे, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आज के टाइम पे जब आप मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वो क्या चीज है जिसको आप अपनी जेब में जरूर रख कर लेकर जाएंगे, जिसके बिना आप सामान नहीं खरीद पाओगे? क्या आपने घर में रखा हुआ सामान? नहीं। आपके पास आज के टाइम पर मनी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि जो मेन फॉर्म है वो है हमारी पेपर करेंसी। जैसे कि ये एक नोट जो मेरे हाथ में है, ये हमारा है पेपर करेंसी जो आज के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ हमारे फोन में भी बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं, जिसके थ्रू अगर हमें कोई भी सामान खरीदना हो तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं कुछ डेबिट्स और क्रेडिट कार्ड्स। विच मीन्स कि आज के टाइम पर हमारे पास जो मनी है वो बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको एक दुकानदार बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। के टाइम पे क्या इसी तरीके की मनी हमारे पास अवेलेबल थी? आखिर ये मनी का कॉन्सेप्ट आया कहां से, किस तरीके से पहले के टाइम पे पेमेंट्स हुआ करती थी, और ये जो आज मनी की फॉर्म है ये कितने स्टेजेस से होकर गुजरी है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो बच्चे, जब हमारे पास मनी किसी भी फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी, ना तो वो हमारे पास पेपर करेंसी की फॉर्म में अवेलेबल थी, ना वो डेबिट क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में अवेलेबल थी, ना आजकल जो हम ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उस फॉर्म में अवेलेबल थी, तब हम एक्सचेंज करते थे कमोडिटी से कमोडिटी, यानी कि सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज किया जाता था। तो उसी को बोला गया बार्टर एक्सचेंज, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी बार्टर एक्सचेंज के बारे में। बार्टर एक्सचेंज का मतलब है जहां पर हम किसी व्यक्ति से सामान के बदले में सामान को बदल रहे हैं। जैसे कि मेरे पास है 1 किलो चावल और आपके पास है 1 किलो चीनी, तो अगर हम चावल से चीनी को बदल रहे हैं तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ बार्टर एक्सचेंज। पर क्या ये इतना ही आसान था? क्या इतनी ही आसानी से बार्टर एक्सचेंज किया जा सकता था? मैंने कहा कि मेरे पास है 1 किलो चावल और आपके पास है 1 किलो चीनी, बट मुझे 1 किलो चीनी नहीं चाहिए, मुझे तो बदले में चाहिए 1 किलो आटा। तो अब यहां पर होती है समस्या कि मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो मेरे चावल के बदले में मुझे आटा दे सके। मतलब कि उसे जरूरत हो चावल की और उसके पास जो सामान मुझे चाहिए यानी कि मुझे आटा चाहिए वो उसके पास अवेलेबल हो। तो ऐसी ही कुछ समस्या थी जो बार्टर एक्सचेंज में अराइज हुई। सो बार्टर एक्सचेंज का सीधा सा मतलब अभी हमने क्या समझा, दैट इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड, कि यहाँ पर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, किस चीज का एक्सचेंज कर रहे हैं? गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज किया जा रहा है, और इसे सीसी इकोनॉमी यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। तो उस टाइम पर ऐसी इकोनॉमी जो बार्टर एक्सचेंज का इस्तेमाल करती थी उन्हें सीसी इकोनॉमी कहा गया। बट इस बार्टर एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम इस बार्टर एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड थी। तो उन कमियों को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और यही कमियां कारण बनी मनी के इवोल्यूशन का। इसी की वजह से हमने सॉल्यूशन निकाला और हमने मनी को उसके अलग अलग फॉर्म्स में इवॉल्व किया। तो समझते हैं बार्टर एक्सचेंज के कुछ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस के बारे में। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि एक ऐसा इंसिडेंस लेकर आना जहां पर दोनों व्यक्ति यानी कि बोथ द बायर एंड द सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज विद ईच अदर्स गुड्स, यानी कि दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। ऐसा एक इंसिडेंस ढूंढना बड़ा मुश्किल था।
क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि जो सामान आपके पास है वही सामान कोई दूसरा व्यक्ति आपसे चाहता हो और बदले में उसके पास भी वही सामान हो जो आपको चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल तो अभी मैंने आपको चीनी और आटे के रूप में दे दिया, ऐसे ना जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब मैं कहूं कि मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, मुझे रजिस्टर के बदले में पेन की जरूरत है, मुझे 2 पेन चाहिए एक रजिस्टर के बदले में, तो मुझे कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो मेरे रजिस्टर के बदले में मुझे 2 पेन देने के लिए रेडी हो, एट द सेम टाइम उसे अपने 2 पेन के बदले में वो एक रजिस्टर चाहिए हो। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे में हो सकता है ना कि समय पर हमें वो पर्सन मिले ही ना जिसके साथ हम ये एक्सचेंज पॉसिबल कर सकें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे साथ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की अंडर द सिस्टम ऑफ बार्टर एक्सचेंज। सेकेंड प्रॉब्लम जो हमारे सामने निकल कर आई वो थी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? आज के टाइम पर अगर हमें कोई भी सामान खरीदना है तो हमारे पास एक कॉमन यूनिट है रुपी। चाहे कोई सामान हम किलोग्राम में खरीद रहे हो, चाहे कोई सामान हम लीटर में खरीद रहे हो, चाहे कोई सामान हम मीटर में खरीद रहे हो, हम उसे रुपए की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि 1 किलो कितने रुपए के बराबर है। आप बाजार से अगर 1 किलो आलू खरीदने के लिए गए तो आपको जो वहां पे सेलर है, जो वेंडर है, वो ये कहेगा कि 1 किलो आलू 20 रुपए किलो है। 20 रुपए, रुपी के फॉर्म में उसने किलो को कन्वर्ट करके आपको सिंपली बता दिया। बट बार्टर एक्सचेंज में तुम ये काम कैसे करोगे? तुम कैसे कह सकते हो कि आपका 1 किलो आटा कितने चावल या कितने चीनी के बराबर है? क्या कॉमन मेजरमेंट है आपके पास इसके लिए? आप किस तरीके से ये हिसाब लगाओगे कि आपको कितना आटा बदलना है उनके चावल के बदले में? तो ये बहुत मुश्किल काम था बार्टर एक्सचेंज के अंदर, जिससे बहुत बार जो एक्सचेंज था वो हो ही नहीं पाता था। तो दूसरी प्रॉब्लम यही कहती है हमारी दैट देयर इज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू फॉर गुड्स टू एक्सचेंज, कि हमारे पास कोई कॉमन यूनिट ही नहीं थी जो हमारे गुड्स की वैल्यू काउंट कर सकता हो, जो हमारे गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हो ताकि हम एक्सचेंज कर सके। कैसे फाइंड आउट करते हम ये वैल्यू? क्योंकि कॉमन यूनिट नहीं थी। तीसरी प्रॉब्लम आई स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। आज के टाइम पर हम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। आपने सामान आज खरीदा, उसकी पेमेंट आप फ्यूचर में कर सकते हो, बट बार्टर एक्सचेंज में ऐसा कैसे पॉसिबल था? आप आज किसी व्यक्ति से सामान ले लेते हो और आप उसे कहते हो बदले में कि आपको मैं सामान 1 हफ्ते बाद दूंगा, बट क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि आपके पास वो सामान 1 हफ्ते बाद आ जाएगा जिससे आप उसको उस व्यक्ति को दे पाओगे जिसको आप प्रॉमिस करके आए हो? तो ऐसी कोई क्रेडिट यानी कि कोई उधारी वाली ट्रांजेक्शन, कोई फ्यूचर ट्रांजेक्शन बार्टर एक्सचेंज में नहीं हो सकती थी जो आज हो सकती है। आज तो हम लॉन्ग टर्म पेमेंट्स करते हैं, बट उस टाइम पे बार्टर एक्सचेंज में कोई फ्यूचर, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम पे हम अपना पैसा, अपनी वेल्थ को स्टोर करके रख पा रहे हैं, बट क्या बार्टर एक्सचेंज में आप अपने 1 किलो टमाटर स्टोर करके रख सकते थे क्या? कितने समय तक स्टोर कर लोगे? आप सोचो मुझे आज एक्सचेंज नहीं करना, मैं तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद एक्सचेंज करूंगा, क्या वो बचेगा सामान तुम्हारे पास तब तक? मोस्टली यहाँ पर एक्सचेंज में हम अगर पेरिशेबल गुड्स में डील कर रहे हैं तो पेरिशेबल गुड्स को तो आपको 2, 3, 4, 5 डेज, इतने देर तक आप उसको रख सकते हो, उसके बाद तो वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी वेल्थ को स्टोर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये थी इन टर्म्स ऑफ गुड्स। तो ऐसे में बार्टर एक्सचेंज के अंदर ये भी प्रॉब्लम एक अराइज हुई कि किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को फॉर द फ्यूचर यूज स्टोर कर सकते हो। भाई आपने आज एक्सचेंज तो कर लिया किसी के साथ, पर उस सामान को आप आज के आज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आप उसे सोच रहे हो कि चलो आज इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, हम इसे आगे फ्यूचर के लिए सेव करके रख देते हैं कि आगे इस्तेमाल कर लेंगे, बट हो सकता है वो खराब हो जाए तब तक। तो यहाँ पर बार्टर एक्सचेंज में की भी प्रॉब्लम थी कि आप स्टोर नहीं कर सकते थे अपनी वेल्थ को। तो ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स थी बार्टर एक्सचेंज के साथ कि एक तो हमें ये देखना कि सेलर और बायर दोनों एक ही टाइम पे एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, जिसे हमने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहा। दूसरा, हमें एक कॉमन यूनिट चाहिए थी ताकि हमने गुड्स की कैलकुलेशन, ताकि हम अपनी गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सके ताकि एक्सचेंज पॉसिबल हो। तो हमारे पास नहीं थी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा, हम कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो कुछ उधार नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट अलाउड ही नहीं था। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि आप किसी को फ्यूचर में उस चीज को एक्सचेंज कर सको। फोर्थ, स्टोर ऑफ वैल्यू। बहुत डिफिकल्ट था यहाँ पे वेल्थ को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना। कुछ चीजें स्टोर की जा सकती थी, बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आप स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशन से कहीं ना कहीं हमें मनी
मनी के फंक्शन समझ में आए कि हमें मनी के अंदर क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है, तो मनी के फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ये मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि आज के टाइम पे जो मनी हम यूज कर रहे हैं उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, और हम कहां तक पहुंच चुके हैं मनी की फॉर्म में। तो बच्चे अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले तो वही हमारा अभी जो हम पढ़कर आए कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज विच इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज। तो पहले तो हमारा बार्टर एक्सचेंज ही चलता था, जहां पर आप सामान से सामान को एक्सचेंज करते थे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कोई बर्तन है, तो उस बर्तन को अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो व्हीट के साथ, राइस के साथ या किसी भी और सामान के साथ, तो वो आपका कहलाता था बार्टर एक्सचेंज। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर आप देख रहे हो तो कमोडिटीज हैं, तो ऐसे एक्सचेंज को हमने क्या नाम दिया, बार्टर एक्सचेंज। बट धीरे धीरे चीजें बदली और उसके बाद हमारे सामने आई मेटालिक मनी। हमारी जो हिस्ट्री है वो इस मनी से लोडेड है। मतलब जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, जब उस टाइम पे शासन चलता था राजा महाराजा वाला, तो उस टाइम पे वो लोग भी जब ट्रेड करते थे तो ट्रेड के लिए वो लोग भी इस्तेमाल करते थे इसी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्योंकि हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी इन मेटल्स की कमी नहीं थी। तो जब भी यहाँ पे ट्रेड किया जाता था तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में किया जाता था। और आपको पता है कि जब मेटालिक मनी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था उसी टाइम पे हमारे देश से काफी सोना बाहर की कंट्रीज में जाया करता था, क्योंकि हम इंपोर्ट्स ज्यादा करते थे। तो मेटालिक मनी हमारे हिस्ट्री के रिकॉर्ड से ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे थे जैसे कि गोल्ड कॉइन्स का, सिल्वर कॉइन्स का, कॉपर कॉइन्स का, या उसके अलावा भी जो हमारे पास मेटल्स उस टाइम पे अवेलेबल थी उसके बदले में हम सामान खरीद रहे थे। बट बार्टर एक्सचेंज से थोड़ा बेटर था हमारा मेटालिक मनी एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी यूनिट्स आ गई थी जिससे हम मेजरमेंट कर सकते थे, और यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जैसे भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मेटालिक मनी ने बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जहां पर हम कॉइन्स और इस मेटल्स के बदले में हम सामान खरीद रहे थे, चाहे वो किसी भी तरीके का सामान हो। उसके बाद फिर आई हमारी पेपर मनी, जिसको हम आज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी बहुत ही अच्छी चित्रकारी करी है, आप देख ही रहे होंगे कि मेरी ड्राइंग कितनी बढ़िया है। जहां पर ये 500 रुपए का नोट है और इसके ऊपर ये गांधी जी बैठे हैं, आप इनके चश्मे से इन्हें पहचान सकते हो कि ये गांधी जी है। ठीक है, तो इस 500 रुपए के बदले में मैं किसी भी दुकानदार के पास जाऊंगी, तो चाहे मुझे बर्तन खरीदने हो, चाहे मुझे फर्नीचर खरीदने हो, पता है मुझे पियानो जैसा लग रहा है लेकिन मैंने टेबल बनाने की कोशिश करी है, मतलब फर्नीचर दिखाया मैंने आपको, तो आपको कुछ भी खरीदना हो आप इस मनी से खरीद सकते हो। तो पेपर करेंसी हमारी जो है वो थर्ड स्टेज में आकर हमें दिखी। पेपर मनी के साथ साथ एक क्रेडिट मनी भी हमें देखने को मिली है, बट उसको मैंने यहाँ पे एज अ कैटेगरी नहीं मेंशन किया है। कहीं ना कहीं आप पेपर करेंसी के साथ ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि आप बैंक में जो पैसा जमा कराते हो, आपने बैंक में एज अ डिपॉजिट पैसा जमा करा लिया है, अब जब आपकी इच्छा हो आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, तो ये आपकी क्रेडिट मनी के अंदर काउंट होती है। चेक के थ्रू पेमेंट करना भी क्रेडिट मनी के अंदर काउंट की जाती है। उसके बाद आई हमारे पास प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी यानी कि हमारे हाथ में कुछ ऐसी प्लास्टिक दे दी गई जो मनी का काम कर रही थी। कौन कौन सी, जैसे कि हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स। आज मुझे किसी ज्वेलरी शॉप पर जाकर ये रानी हार खरीदना हो, लग रहा है ना रानी हार, बढ़िया लग रहा है ना, तो ये रानी हार अगर मुझे खरीदना हो, मैंने जेब में पैसा नहीं है, पेपर करेंसी के फॉर्म में मेरे पास पैसा नहीं है, बट मैंने एक बैंक से अपने अच्छे सिबिल स्कोर के बदले में एक क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, उस क्रेडिट कार्ड के बदले में ज्वेलरी खरीद के ला सकती हूँ। तो ज्वेलरी शॉप वाले को तो पैसा मिल गया, अब मैं ये पैसा किसको दूंगी, बैंक को। अब बैंक वाले मेरे पीछे घूमेंगे पैसा लेने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं ये भी हमारी जो मनी की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद ई मनी, इस मनी का तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। हमारा जो मोबाइल फोन है ये एक ऐसा यंत्र हो चुका है जो हमारे लिए सारे काम करता है। हम यहाँ पर हर चीज के बिना रह पा रहे हैं आजकल, लेकिन अपने मोबाइल फोन के बिना नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल फंक्शंस हमें इसके बिना रहने नहीं दे रहे। तो अगर आप अपने घर से पैसा लेकर नहीं निकले हो लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपके फोन में कोई ऑनलाइन पेमेंट ऐप इंस्टॉल्ड है, तो आप उसको लिंक करके आसानी से कहीं पर भी किसी भी टाइम पेमेंट कर सकते हो और कुछ भी सामान खरीद सकते हो। तो आज के टाइम पर हम मनी में यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ है। कहा हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे थे और आज हमारे पास मनी ऐसी फॉर्म में आ चुका है कि जस्ट एक ऑनलाइन मैसेज किसी सामने वाले के पास पहुंचता है तो वो ये मान लेता है कि हाँ उसके पास पैसा आ चुका है। तो इवोल्यूशन तो हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से मनी इवॉल्व हुई। अब मनी 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 मनी, अब किसी भी चीज को मनी कैसे कहते हैं,
मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, हम किस चीज को कब मनी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तो चलिए अब इन सब क्वेश्चन के आंसर्स को जानते हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट व्हाट इज मनी एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मनी। सो अब बात करते हैं कि हम जो इतना मनी 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 कर रहे हैं, अपना सपना मनी मनी, ये मनी है क्या। बच्चे मनी का मतलब होता है एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड। सो बच्चे मनी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे एक्सेप्ट किया जा रहा हो एज अ मनी, उसे मनी कहा गया। मतलब मैम, अब बच्चे यहां पर देखो, आज के टाइम पर आप चेक को एक्सेप्ट करते हो एज अ पेमेंट, मींस कि आपने उसको एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी दे दी है कि आप आज विश्वास करते हो सामने वाले इंसान पर कि ये जो आपको एक पेपर पकड़ा रहा है आपके हाथ में, इसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। तो यहां पर जो आपने उसके चेक को एक्सेप्ट किया, ये क्या है, ये भी तो एक मनी का काम कर रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कुछ गलत समय आ जाता है, गलत समय आ जाने की वजह से हम लोग अपने घर में रखे हुए सामान को भी गिरवी रखते हैं, जहां पर हमारा जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाते हो, जैसे कि मुथूट फाइनेंस वगैरह है, अगर आप इनके पास जाते हो और अपना गोल्ड इनके पास मॉर्टगेज करते हो, तो क्या ये बदले में आपको मनी नहीं देते? क्या ये बदले में आपको वो चीज नहीं दे रहे जो आपको चाहिए? आप उस टाइम पे उस गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो एज अ मनी, और वो उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड भी एक मनी की फॉर्म है। वो तो हमें पता ही है कि मेटालिक मनीज थी हमारे पास। बट अगर कोई भी ऐसी चीज, कई बार क्या होता है कि हम अपना कोई सामान, जैसे कि आप अपनी कार गिरवी भी रख सकते हो, आप अपने एसेट्स भी गिरवी रखते हो, यानी कि वो एसेट भी आपके लिए कहीं ना कहीं मनी का काम कर रहा होता है। तो मनी वो हर एक चीज है जिसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए, यानी कि जिसको इन रिटर्न एक्सचेंज पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो हमारे पास इसी क्वालिटी से हमने मनी के कुछ फंक्शंस इवॉल्व किए। तो मनी की डेफिनेशन क्या कहती है? दैट मनी इज एनीथिंग। अब यहाँ पे एनीथिंग का मतलब देखो, यहाँ पे क्या उन्होंने लिखा है कि मनी इज अ पेपर करेंसी? नो, यहाँ ये नहीं लिखा है दैट मनी इज अ पेपर करेंसी, या मनी इज अ प्लास्टिक मनी, या मनी इज अ ई मनी, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है मनी इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा हो। कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा हो? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको यानी कि इन रिटर्न एक्सेप्ट किया जा सकता हो। मेजर ऑफ वैल्यू, जिसके लिए हम एक कॉमन यूनिट निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो फ्यूचर ट्रांजेक्शंस को करने में हमारी मदद करे। स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसे एज अ वेल्थ हम स्टोर करके रख सकते हो। अगर कोई चीज इन सभी क्वालिटीज को पूरा करती है, तो उसे हम यहां पर मनी का नाम देते हैं। और आपको पता है, इसी डेफिनेशन से आपको मनी के फंक्शंस भी मिल गए हैं। मनी के डेफिनेशन में ही मनी के फंक्शन है। तो अगर मैं बात करूं तो मनी के जो फंक्शंस हैं, उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन, बट मैं इसे बोलती हूं मेन फंक्शंस। ये मनी के मेन फंक्शंस है और ये मनी के सेकेंडरी फंक्शंस है। तो मेन फंक्शंस यानी कि एम से निकलते हैं मनी के दो और एम, यानी कि मनी इस्तेमाल की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इस्तेमाल की जाती है एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी फंक्शन किससे है? एस से। तो इसी एस से हमें मनी के दो एस और मिलते हैं, यानी कि मनी इस्तेमाल की जाती है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी के फंक्शन याद करने आपके लिए बहुत आसान है कि मनी के फंक्शंस जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, 2m एंड 2s। दो मेन फंक्शन और दो सेकेंडरी फंक्शन। मेन फंक्शन दोनों ही m से आते हैं और दो सेकेंडरी फंक्शन है दोनों ही s से स्टार्ट होते हैं। अब जरा इन डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या है। अगर मैं बात करूं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, तो आप ये कह रहे हो कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडियम मतलब जरिया, ये एक जरिया है जो हमें एक्सचेंज करने में मदद करता है। अगर आप किसी भी दुकानदार के पास अपनी पेपर करेंसी लेकर जाते हो, तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा, वो उसे मना नहीं कर सकता। बट यही चीज जब हम बार्टर एक्सचेंज में कर रहे थे, तो वहां पर हमें सामने वाले की वांट को भी देखना था कि हम जो उसके पास सामान लेकर जा रहे हैं एक्सचेंज पर्पस के लिए, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा। तो वहां पे ट्रांजैक्शन फेल भी हो सकती है ना, कि अगर वो सामान उसे नहीं चाहिए तो हमारा जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। बट ये चीज मनी के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी गवर्नमेंट ने जिस मनी को लीगल टेंडर कह रखा है, समझते हो लीगल टेंडर? लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है एक ऐसी मनी जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है,
जैसे कि आज जो हम पेपर करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तभी तो उसके अंदर आरबीआई का नाम लिखा है भाई। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट करता है। बट वहीं पे डीमोनेटाइज्ड नोट्स जो है हमारे, वो 500 और 1000 के नोट्स, आज वो हमारे लिए नॉन लीगल टेंडर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसे सपोर्ट नहीं करती, वो हमारे लिए एक लीगल मनी नहीं है। तो ऐसे में मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन यही कहता है कि आज के टाइम पर जिस मनी को गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर का स्टेटस दे रखा है, उस मनी को कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए एक जरिया है एक्सचेंज पर्पस के लिए, कि चाहे हमें कुछ भी खरीदना हो, हम इस मनी से कुछ भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं। हम कोई भी सामान अपना खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है। दूसरा फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। भाई बार्टर एक्सचेंज के अंदर हमारे सामने ये समस्या आ रही थी ना कि हर कोई चीज अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से थी, तो हमारे लिए कोई कॉमन यूनिट ही नहीं थी हमारे पास। बट हमारे पास मनी के आ जाने की वजह से रुपी की फॉर्म में हमें एक कॉमन यूनिट मिल चुकी है, जो हर किसी चीज के लिए एक्सचेंज रेशो निकाल सकती है कि भाई ये सामान के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। वो हमारे पास आज पॉसिबल है। क्यों? हमें कॉमन डिनोमिनेशन मिल गया है मेजरमेंट करने के लिए। तो मनी ने हमारी इस समस्या को सॉल्व किया कि हमारे पास आज मेजरमेंट के लिए एक यूनिट है जिससे हम अपने गुड्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। भाई बार्टर एक्सचेंज में फ्यूचर ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सामान हुआ करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ कुछ सामान ऐसे थे जिनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अब ऐसे में हम कैसे उसको ये एश्योरेंस दे कि नहीं हम आपको फ्यूचर में सेम क्वालिटी का सामान दे देंगे, तो पॉसिबल नहीं था बार्टर एक्सचेंज में ये सब। बट आज मनी की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, यानी कि मनी ने लेंडिंग और बोरोइंग का जो फंक्शन है वो हमारे सामने लाकर रख दिया है कि आज के टाइम पर हम उधार ले भी सकते हैं तो हम उधार दे भी सकते हैं। उसके बाद फोर्थ फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले के टाइम पे बार्टर एक्सचेंज में आप वेल्थ को स्टोर नहीं कर पा रहे थे पेरिशेबिलिटी की वजह से, या कोई अगर आपके पास कोई हैवी सामान है तो उसको आपको मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए, या एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए। बट आज यही काम मनी ने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। आपके पास पैसा है, पेपर करेंसी, आप उसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, आप उसे गोल्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसे बॉन्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आजकल गोल्ड के बॉन्ड्स भी जो आरबीआई है वो आप प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कोई प्रॉपर्टी में, यानी कि बिल्डिंग में इन्वेस्ट वगैरह करके। तो बहुत सारे जरिए आपके पास आज के टाइम पे अपनी वेल्थ को स्टोर करने के, बट यही आपके पास ऑप्शन बार्टर एक्सचेंज में अवेलेबल ही नहीं थे। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मनी के, जिसने किसी भी चीज को मनी कहा। तो हमने क्या यहां से कंक्लूजन निकाला कि कोई भी चीज हमारी मनी कहला देगी अगर वो हमारे इन फंक्शंस को फुलफिल कर दे। तो अगर वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल हो जाए, अगर वो हमें एक मेजरमेंट की यूनिट दे दे, अगर उसे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इस्तेमाल किया जा सके, और उसे हम स्टोर करके रख सके। सो आई होप बहुत ही आसानी से आपको मनी के फंक्शन समझ आ चुके होंगे, और आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा वो आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको पता है कि पहली क्लास में हमेशा छोटी ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे आपको फेमिलियर कराना होता है जस्ट पहले उस यूनिट से, उस चैप्टर से, उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ते हैं अपनी। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म करना चाहूंगी, जहां पे मैंने आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया बच्चे, मैंने सिर्फ आपको मनी का इंट्रोडक्शन दिया है। हमें नेक्स्ट क्लास में इसी मनी से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा मनी सप्लाई, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा बैंकिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सो बच्चे फिलहाल आप यहां तक इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।